नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए इस्मत चुगताई द्वारा रचित कहानी भाभी। भाभी ब्याह कर आई थी तो मुश्किल से 15 बरस की होगी। बड़वार भी तो पूरी नहीं हुई थी। भैया की सूरत से ऐसी लरजती थी जैसे कसाई से बकरी, मगर साल भर के अंदर ही वो जैसे मुंह बंद कली से खिलकर फूल बन गई। आंखों में हिरनी जैसी वहशत दूर होकर गुरूर और शरारत भर गई। भाभी आजाद फिजा में पली थी। हिरनियों की तरह कुलांचे भरने की आदी थी, मगर ससुराल और मैका दोनों तरफ से उस पर कड़ी निगरानी थी और भैया की भी यही कोशिश थी कि अगर जल्दी से उसे पक्की गृहस्थन न बना दिया गया तो वो भी अपनी बड़ी बहन की तरह कोई गुल खिलाएगी। हालांकि वो शादीशुदा थी, लिहाजा उसे गृहस्थन बनाने पर जुट गए। 4-5 साल के अंदर ही भाभी को घिसा घिसा कर वाकई सबने गृहस्थन बना दिया। 2-3 बच्चों की अम्मा बनकर भद्दी और ठुस हो गई। अम्मा उसे खूब मुर्गी का शोरबा, गोंद सटूरे खिलाती, भैया टॉनिक पिलाते और हर बच्चे के बाद वो 10-12 पौंड बढ़ जाती। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बनना संवरना छोड़ ही दिया। भैया को लिपस्टिक से नफरत थी। आंखों में मनो काजल और मस्करा देखकर वो चिढ़ जाते। भैया को बस गुलाबी रंग पसंद था या फिर लाल, और भाभी ज्यादातर गुलाबी या सुर्खी कपड़े पहना करती थी। गुलाबी साड़ी पर सुर्ख लाल ब्लाउज या कभी गुलाबी के साथ हल्का गहरा गुलाबी। शादी के वक्त उनके बाल कटे हुए थे, मगर दुल्हन बनाते वक्त ऐसे तेल चुपड़कर बांधे गए थे कि पता ही नहीं चलता था कि वो परकटी मैम है। अब उसके बाल बढ़ गए थे, मगर पै दर पै बच्चे होने की वजह से वो जरा गंजी सी हो गई थी। वैसे भी वो बाल कसकर मैली धज्जी सी बांध लिया करती थी। उसके मियाँ को वो मैली कुचली ऐसे प्यारी लगती थी और मैके ससुराल वालों भी उसकी सादगी को देखकर तारीफों के पुल बांधते थे। भाभी थी भी बड़ी प्यारी सी, सुगर नक्श, मक्खन जैसी रंगत, सुडोल हाथ पांव, मगर उसने इस बुरी तरह से अपने आप को ढीला छोड़ दिया कि खमीरे के आटे की तरह बह गई। उफ, भैया को चैन और स्कर्ट से कैसी नफरत थी। उन्हें ये नए फैशन की बदन पर चिपकी हुई कमीज से तो बड़ी घिन आती थी। तंग मोरी की सलवारों से तो ऐसे जलते थे कि तौबा। खैर, भाभी बेचारी तो सलवार कमीज के काबिल रह नहीं गई थी। वो तो बस ज्यादातर ब्लाउज और पेटीकोट पर ड्रेसिंग गाउन चढ़ाए घुमा करती। कोई जान पहचान वाला आ जाता तो बेतकल्फी से वही अपना नेशनल ड्रेस दिखाए रहती। कोई औपचारिक मेहमान आता तो अमूनन वो अंदर ही बच्चों से मसर मारा करती, या कभी बाहर आना पड़ता तो लिथड़ी हुई सी साड़ी लपेट लेती। गृहस्थन जो थी, बहू थी, चहेती थी। अब बन संवर कर किसी को लुभाने की क्या जरूरत। और भाभी शायद यूं ही गॉडर बनी अधेड़ और बूढ़ी हो जाती। बहुएं ब्याह कर लाती और सुबह उठकर उसे झुककर सलाम करती, गोद में पोता खिलाने दे देती। मगर खुदा को तो जैसे कुछ और ही मंजूर था। शाम का वक्त था। हम सब लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। भाभी पापड़ तलने बावर्ची खाने में गई थी। बावर्ची ने पापड़ लाल कर दिए थे। भैया को बादामी पापड़ भाते थे। उन्होंने प्यार से भाभी की तरफ देखा। वो झट उठकर पापड़ तलने चली गई और हम लोग मजे से चाय पीते रहे। धाएं से फुटबॉल आकर भैया की प्याली में लगा। हम सब उछल पड़े। भैया गुस्से से भन्ना उठे। कौन है पाजी? उन्होंने जिधर से गेंद आई थी उधर मुंह करके डांटा। बिखरे हुए बालों को गोल मोल सर और बड़ी बड़ी आंखें ऊपर से झांकी। एक छलांग में भैया मुंडेर पर थे और मुजरिम के बाल उनकी गिरफ्त में। ओह! एक चीख गूंजी और दूसरे लम्हे भैया ऐसे उछलकर अलग हो गए जैसे इन्होंने बिच्छू के डंक पर हाथ डाल दिया या अंगारा पकड़ लिया हो। सॉरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, वो हकला रहे थे। हम दौड़ कर गए। देखा तो मुंडेर के उस तरफ एक दुबली सी नागिन सी लड़की, सफ़ेद ड्रेन टाइप और नींबू के रंग का स्लीवलेस ब्लाउज पहने, अपने बालों में पतली पतली उंगलियां फेरकर खिसियानी हंसी हंस रही थी, जिसे देखकर हम भी सब हंसने लगे। तभी भाभी पापड़ों की प्लेट लिए अंदर से निकली और बगैर कुछ पूछे समझकर हंसने लगी कि जरूर कोई हंसने की बात हुई होगी तो हंसो। उसका ढीला ढाला पेट हंसने से फुदकने लगा और जब उसे मालूम हुआ कि भैया ने शबनम को लड़का समझकर उसके बाल पकड़ लिए तो वे और भी जोर जोर से कह कहे लगाने लगी, जिसके कारण कई पापड़ के टुकड़े घास पर बिगड़ गए। शबनम ने बताया कि वो उसी दिन अपने चाचा खालिद जमील के यहाँ आई है। अकेली झी घबराया तो फुटबॉल लुढ़काने लगी, जो इत्तफाकन भैया की प्याली पर आ कूदी। शबनम भैया को अपनी तीखी मस्करा लगी आंखों से घूर रही थी और भैया मंत्र मुग्ध सन्नाटे में उसे ताक रहे थे। एक करंट उन दोनों के दरमियान दौड़ रहा था। भाभी इस करंट से कटी हुई जैसे कोसों दूर खड़ी थी। उसका फुदकता हुआ पेट सहमकर रुक गया। हंसी ने उसके होठों पर लड़खड़ाकर दम तोड़ दिया। उसके हाथ ढीले हो गए। पापड़ के
घास पर गिर गए। फिर एकदम वे दोनों जाग पड़े और ख्वाबों की दुनिया से लौट आए। शबनम फुदक कर मुंडेर पर चढ़ गई। आइए चाय पी लीजिए, मैंने ठहरी हुई फिजा को धक्का देकर आगे खिसकाया। एक लचक के साथ शबनम ने अपने पैर मुंडेर के उस पार से इस पार झुलाए। शबनम का रंग पिघले हुए सोने की तरह लौ दे रहा था। उसके बाल स्याह और भौरा थे, मगर आंखें जैसे स्याह कटोरियों में किसी ने शहद भर दिया हो। नींबू के रंग के ब्लाउज का गला बहुत गहरा था। होठ तरबूजी रंग के और उसी रंग की नेल पॉलिश लगाए वो बिल्कुल किसी अमरीकी इश्तिहार का मॉडल मालूम हो रही थी। भाभी से कोई फुट भर लंबी लग रही थी, हालांकि मुश्किल से 2 इंच ऊंची होगी। उसकी हड्डी बड़ी नाजुक थी, इसलिए कमर तो ऐसी कि जैसे छल्ले में पिरो लो। भैया अब कुछ गुमसुम से बैठे थे। भाभी उन्हें कुछ ऐसे ताक रही थी जैसे बिल्ली पर तौलते हुए परिंदे को घूरती है। जैसे ही फड़फड़ाए दबक कर दबोच ले। उसका चेहरा तमतमा रहा था, होठ भिजे हुए थे और नथुने फड़फड़ा रहे थे। इतने में मुन्ना आकर उसकी पीठ पर धम से कूदा। वो हमेशा उसकी पीठ पर ऐसे ही कूदा करता था जैसे गुदगुदा सा तकिया हो। भाभी हमेशा हंस दिया करती थी, मगर आज उन्होंने चटाक चटाक 2-4 चाटे मुन्ना को जड़ दिए। शबनम परेशान हो गई और भैया को बोली, अरे अरे रोकिए ना, बड़ी गुस्सावर है आपकी मम्मी। उसने मेरी तरफ मुंह फिर कर कहा, इंट्रोडक्शन कराना हमारी सोसाइटी में बहुत कम हुआ करता था। फिर भाभी को किसी से इंट्रोडक्शन कराना अजीब सा लगता था। वो तो सूरत से ही घर की बा लगती थी। शबनम की बात पर हम सब कहका मारकर हंस पड़े। भाभी मुन्ने का हाथ पकड़कर घसीटती हुई अंदर चल दी। अरे ये हमारी भाभी हैं, मैंने भाभी को धमधम जाते हुए देखकर कहा। भाभी? शबनम हैरत ज़दा होकर बोली, भाभी मतलब भैया की बीवी? ओह, उसने संजीदगी से अपनी नजरें झुका ली। मैं समझी नहीं, उसने बात अधूरी छोड़ दी। भाभी की उम्र 23 साल है, मैंने स्पष्ट किया। मगर डोंट बी सिली। शबनम हंसी। भैया भी उठकर चल दिए। खुदा की कसम, क्या बोल रही हो? नहीं, भाभी 15 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी उनकी। तुम्हारा मतलब है कि वो अभी तक मुझसे 3 साल छोटी है? मैं 26 साल की हूँ। तब तो आपसे वाकई छोटी हैं। उफ, और मैं वो समझी कि वो तुम्हारी मम्मी है। दरअसल मेरी आंखें कमजोर है, मुझे ऐनक से नफरत है। बुरा लगा होगा उन्हें। नहीं, भाभी किसी का बुरा नहीं मानती, बेचारी। कौन भाभी? ना जाने मैंने क्यों कहा। भैया अपनी बीवी पर जान देते हैं, साफिया ने बतौर वकील कहा। बेचारी की बहुत बचपन में शादी कर दी होगी। 25-26 साल के थे भैया, मगर मुझे तो मालूम भी नहीं था 20वीं सदी में बगैर देखे भी शादियां होती हैं। शबनम ने हिकारत से मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा हर अंदाजा गलत निकल रहा है। भैया ने भाभी को देखकर और बेहद पसंद करके शादी की थी, मगर जब वो कवल के फूल जैसी कोमल, नाजुक और हसीन थी। फिर ये क्या हो गया शादी के बाद? होता क्या, भाभी अपने घर की मलिका हैं, बच्चों की मलिका हैं, कोई फिल्म एक्ट्रेस तो है नहीं। दूसरे भैया को सूखी मारी लड़कियों से घिन आती है। मैंने जानकर शबनम को चोट दी, वो बेवकूफ़ ना थी। भाई चाहे कोई मुझसे प्यार करे या ना करे, मैं तो किसी को खुश करने के लिए हाथी का बच्चा कभी ना बनूं। और मुआफ़ करना, तुम्हारी भाभी कभी बहुत खूबसूरत रही होंगी, मगर अब तो उफ, आपका नज़रिया भैया से अलग है ना। मैंने बात टाल दी। और जब वो बल खाती सीधी सुडोल टांगों को आगे पीछे झुलाती नन्हे नन्हे कदम रखती मुंडेर की तरफ जा रही थी। भैया बरामदे में खड़े थे। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। बार बार वो उसे ही देख रहे थे, जैसे किसी ने वहाँ जलती हुई आग रख दी हो। चिड़िया की तरफ उदककर वह मुंडेर के फलांग गई। पल भर को पलटकर उसने अपनी शरबती आंखों से भैया को तौला और छलावे की तरह कोठी में गायब हो गई। भाभी लॉन पर झुकी हुई तकिया आदि समेट रही थी, मगर उसने एक नज़र न आने वाला तार देख लिया जो भैया और शबनम की निगाहों के दरमियान दौड़ रहा था। एक दिन मैंने खिड़की में से देखा, शबनम फूला हुआ स्कर्ट और सफ़ेद खुले गले का ब्लाउज पहने पप्पू के साथ सांबा नाच रही। उसका नन्हा सा पिकनीस कुत्ता टांगों में उलझ रहा था। वो ऊंचे ऊंचे कह ही लगा रही थी। उसकी सुडोल सांवली टांगे हरी हरी घास पर थिरक रही थी। काले रेशमी बाल हवा में छलक रहे थे। 5 साल का पप्पू बंदर की तरह फुदक रहा था, मगर वो नशीली नागिन की तरह लहरा रही थी। उसने नाचते नाचते नाक पर अंगूठा रखकर मुझे चिढ़ाया। मैंने भी जवाब में गुस्सा दिखाया, मगर फौरन ही मुझे उसकी निगाहों का पीछा करके मालूम हो गया कि यह इशारा मेरी तरफ नहीं था। यह इशारा भैया की तरफ था, जो बरामदे में खड़े उसे देख रहे थे। भैया की आंखें चमक रही थी। वो खड़े दांत निकाल रहे थे। मेरा दिल धक से रह गया। भाभी गोदाम में अनाज तुलवाकर बावर्ची को दे रही थी। शबनम की बच्ची, मैंने दिल में सोचा, मगर गुस्सा मुझे भैया पर भी आया। उन्हें दांत निकालने की क्या जरूरत थी? उन्हें तो शबनम जैसी और लड़कियों से नफरत थी। उन्हें तो अंग्रेजी नाचों से घिन आती थी। फिर आज क्या हो गया?
इतने में बॉय चाय की ट्रे लेकर लॉन में आ गया। भैया ने हम सबको आवाज़ दी और बॉय से कहा भाभी को भेज दे। रसमन शबनम को भी बुलावा देना पड़ा। मेरा तो जी चाह रहा था कतई उसकी तरफ से मुंह फेर कर बैठ जाऊं, मगर जब वे मुन्ने को लादे मुंडेर फलांकर आई तो न जाने क्यों कतई मासूम लगी। मुन्ना स्कार्फ लगामों की तरह थामे हुआ था और घोड़े की चाल उछलती हुई लॉन में दौड़ रही थी। भैया ने मुन्ने को उसकी पीठ पर से उतारना चाहा, मगर वो उससे और चिपट गया। अभी थोड़ा और चले आंटी। ना बाबा, अब आंटी में दम नहीं, शबनम चिल्लाई। बड़ी मुश्किल से भैया ने मुन्ने को उतारा और उसके मुंह पर एक चाटा लगाया तो एकदम शबनम तड़प गई और बोली, इतनी जोर से आपने क्यों मारा? इतने बड़े हो गए आप छोटे से बच्चे पर हाथ उठाते हैं। भाभी को आता देखकर उसने मुन्ने को गोद में दे दिया। उसका थप्पड़ खाकर भैया मुस्कुरा रहे थे। देखिए तो कितनी जोर से थप्पड़ मारा है। मेरे बच्चे को कोई ऐसे मारता तो मैं हाथ तोड़कर रख देती। उसने शरबत की कटोरियों में जैसे जहर घोलकर भैया को दिया और फिर हंस रहे थे दोनों के दोनों बेहया। दम भी है जो हाथ तोड़ेगी। भैया ने उसकी कलाई मरोड़ी तो वो बल खाकर इतनी जोर से चीखी कि भैया ने कांप कर उसे छोड़ दिया और वो हंसते हंसते जमीन पर लौट गई। चाय के दरमियान भी शबनम की शरारतें चलती रही। वो बिल्कुल कमसिन छोकरियों की तरह चुहले कर रही थी। भाभी गुमसुम बैठी थी। आप समझे होंगे कि शबनम के वजूद से डरकर उन्होंने अपने ऊपर तवज्जो देना शुरू कर दिया। जी नहीं, कतई नहीं। वो पहले से भी ज्यादा मैली रहने लगी, पहले से भी ज्यादा अब खाती थी। हम सब तो हंस ज्यादा रहे थे, मगर वो सर झुकाए निहायत तन्मयता से केक उड़ाने में मसरूफ थी। चटनी लगा लगा कर भजियां निगल रही थी। सिके हुए तोसों पर ढेर सा मक्खन लगा लगा कर खाई जा रही थी। भैया और शबनम को देख देख कर हम सभी परेशान थे और शायद भाभी भी फिक्रमंद होंगी, लेकिन अपनी परेशानी को वो मुर्गन खानों में दफन कर रही थी। हर वक्त खट्टी डकारें आया करती, मगर वो चूरन खा खाकर पुलाव और कुरमा हजम करती। वो सहमी सहमी नजरों से भैया और शबनम को हंसता बोलता देखती। भैया तो कुछ और ही जवान लगने लगे थे। शबनम के साथ वो सुबह शाम समंदर में तैरते। भाभी अच्छा भला तैरना जानती थी, मगर भैया को स्विमिंग सूट पहने औरतों से सख्त नफरत थी। एक दिन हम सब समंदर में नहा रहे थे। शबनम को 2 धज्जियां पहने नागिन की तरह पानी में भल खा रही थी। इतने में भाभी, जो देर से मुन्ने को पुकार रही थी, आ गई। भैया शरारत के मूड में तो थे ही, दौड़कर उन्हें पकड़ लिया और हम सब ने मिलकर उन्हें पानी में घसीट लिया। जब से शबनम आई थी भैया बहुत शरारती हो गए थे। एकदम से वो दांत किचकिचाकर भाभी को हम सब ने भींच लिए थे। उन्हें गोद में उठाने की कोशिश करते, मगर वो उनके हाथों से बॉबल मछली की तरह फिसल जाती। वो खिसिया कर रह जाते, जैसे कल्पना में वो शबनम को ही उठा रही हों। और भाभी लज्जित होकर फौरन पुडिंग या कोई मजेदार डिश तैयार करने चली जाती। उस वक्त जो उन्हें पानी में धकेला गया तो वो गठरी की तरह लुढ़क गई। उनके कपड़े जिस्म पर चिपक गए और उनके जिस्म का सारा भोंडापन भयानक तरीके से उभर आया। कमर पर जैसे किसी ने रजाई लपेट दी थी। कपड़ों में इतनी भयानक वे नहीं मालूम होती थी। ओह, कितनी मोटी हो गई हो तुम, भैया ने कहा। तौन तो देखो, बिल्कुल गामा पहलवान मालूम हो रही हो। ओह, 4 बच्चे होने के बाद क्या कमर रहती है? मेरे भी तो 4 बच्चे हैं, मेरी कमर तो डंडल पिल्लो का गद्दा नहीं बनी। उन्होंने अपनी सुडोल जिस्म को ठोक बजाकर कहा तो भाभी मुंह फुलाए भीगी मुर्गी की तरह पैर मारती हुई झुरझुरी लेती रेत में गहरे गहरे गड्ढे बनाती मुन्ने को घसीटती हुई चली गई। भैया बिल्कुल बेतवज्जो होकर शबनम को पानी में डुबकियां देने लगे। जब नहाकर आए तो भाभी सर झुकाए खुबानियों के मुरब्बे पर क्रीम की तह जमा रही थी। उनके होठ सफेद हो रहे थे और आंखें सुर्ख। गटरचे की गुड़ियों जैसे मोटे मोटे गाल और सूजे हुए मालूम हो रहे थे। लंच पर भाभी बेहिंतहा गमगीन थी, लिहाजा बड़ी तेजी से खुबानियों का मुरब्बा और क्रीम खाने में जुटी हुई थी। शबनम ने डिश की तरफ ऐसे फरेरी ली जैसे खुबानियां ना हो, सांप बिच्छू हो। जहर है जहर, उसने नफासत से ककड़ी का टुकड़ा कुतरते हुए कहा और भैया भाभी को घूरने लगे, मगर वो शपाशप मुरब्बा उड़ाती रही। हद है, उन्होंने नथुने फड़का कर कहा। भाभी ने कोई ध्यान ना दिया और करीब करीब पूरी डिश पेट में उड़ेल ली। मुरब्बा शोरबा खाता देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे ईर्ष्या द्वेष तूफान को रोकने के लिए बंद बांध रही हो। खुदा के लिए अब बस करो, डॉक्टर भी बना कर चुका है, ऐसा भी क्या चटोरापन, भैया ने कह ही दिया। मोम की दीवार की तरह भाभी पिघल गई। भैया का नश्तर चर्बी की दीवारों को चीरता हुआ ठीक दिल में उतर गया। मोटे मोटे आंसू भाभी के फूले हुए गालों पर फिसलने लगे। सिसकियों ने जिस्म के ढेर में जलजला पैदा कर दिया। दुबली पतली और नाजुक लड़कियां किस लतीफ और सुहाने अंदाज में से रोती हैं, मगर भाभी को रोते देखकर बजाय दुख के हंसी आती थी, जैसे कोई रुई के भीगे हुए ढेर को डंडों से पीट रहा हो। वो नाक पहुंचती हुई उठने लगी, मगर हम लोगों ने रोक लिया और भैया को डांटा। खुशामद करके वापस उन्हें बिठा लिया।
बेचारी नाक सिकुड़ती बैठ गई, मगर जब उन्होंने कॉफ़ी में 3 चम्मच शक्कर डालकर क्रीम की तरफ हाथ बढ़ाया तो एकदम ठिठक गई। सहमी हुई नज़रों से शबनम और भैया की तरफ देखा। शबनम बामुश्किल अपनी हंसी रोके हुए भैया हमारे गुस्से के रुआंसे हो रहे थे। वो एकदम भन्नाकर उठे और जाकर बरामदे में बैठ गए। उसके बाद हालात और बिगड़े। भाभी ने खुल्लम खुल्ला ऐलाने जंग कर दिया। किसी जमाने में भाभी का पठानी खून गर्म था, जरा सी बात पर हाथापाई पर उतर आया करती थी और बारहा भैया से गुस्सा होकर बजाय मुंह फुलाने के खूंखार बिल्ली की तरह उन पर झपट पड़ती। उनका मुंह खसोट लेती, दांतों से गिरेबान की धज्जियां उड़ा देती। फिर भैया उन्हें बाहों में भींचकर बेबस कर देते और उनको सीने से लगकर प्यारी सी डरी हुई चिड़िया की तरह फुट फुट कर रोने लगती। फिर मिलाप हो जाता और झेपी खिसियानी भैया के मुंह पर लगे खरोचों पर प्यार से टिंचर लगा देती, उनके गिरेबान को रफू कर देती। ये तब की बात थी जब भाभी हल्की फुल्की तितली की तरह तर्रार थी, लड़ती हुई छोटी सी पश्चिमी बिल्ली मालूम पड़ती थी। भैया को उन पर गुस्सा आने की बजाय शिद्दत से प्यार आता, मगर जब उन पर गोश्त ने जिहाद बोल दिया तो बहुत ठंडी पड़ गई। उन्हें अव्वल तो गुस्सा आता नहीं था और आता तो फौरन इधर उधर काम में लगकर भूल जाती। उस दिन उन्होंने अपना भारी भरकम डील डॉल को भूलकर भैया पर हमला कर दिया। भैया सिर्फ उनके बोझ से धक्का खाकर दीवार से जा चिपके। रुई के गट्ठर को यूं लुढ़कते देखकर उन्हें सख्त घिन आई। ना गुस्सा हुए ना बिगड़े, उदास सर झुकाए कमरे से निकल भागे। भाभी वहीं पसर कर रोने लगी। बात और बढ़ी और एक दिन भैया के साले आकर भाभी को ले गए। तुफैल भाभी के चचाजाद भाई थे। भैया उस वक्त शबनम के साथ क्रिकेट का मैच देखने गए हुए थे। तुफैल ने शाम तक उनका इंतजार किया, वो ना आए तो मजबूरन भाभी और बच्चों का सामान तैयार किया। जाने से पहले भैया घड़ी भर को खड़े खड़े आए। देहली का मकान मैंने इनके मेहर में दे दिया है, उन्होंने रुखाई से तुफैल से कहा। मेहर? भाभी थर थर कांपने लगी। हाँ, तलाक के कागजात वकील के जरिए पहुंच जाएंगे। मगर तलाक का क्यों जिक्र कर रहे हो? इसी में बेहतरी है। मगर बच्चे, ये तुम चाहे तो इन्हें ले जाएं, वरना मैं बोर्डिंग में इंतजाम कर दिया है बच्चों का। एक चीख मारकर भाभी भैया पर झपटी, मगर उन्हें खसोटने की हिम्मत न हुई। सहम कर ठिठक गई और फिर भाभी ने अपने नारित्व की पूरी तरह बेआबरी करवा डाली। वो भैया के पैरों पर लौट गई, नाक तक रगड़ डाली। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं कुछ ना कहूँगी, मगर खुदा के लिए तलाक ना दो। मैं यूं ही जिंदगी गुजार दूंगी, मुझे कोई शिकायत ना होगी। मगर भैया ने नफरत से भाभी के थुल-थुल करते जिस्म को देखा और मुंह मोड़ लिया। मैं तलाक दे चुका हूँ, अब क्या हो सकता है? मगर भाभी को कौन समझाता? वे बिलबिलाई चली गई, बेवकूफ। तुफैल ने एक ही झटके में भाभी को जमीन से उठा लिया। गधी कही कि चल उठ, और वो उसे घसीटते हुए ले गए। क्या दर्दनाक समा था। फूट फूट कर रोने में हम सब भाभी का साथ दे रहे थे। अम्मा खामोश एक एक का मुंह तक रही थी। अब्बा की मौत के बाद उनके घर में कोई हैसियत नहीं रह गई थी। भैया खुद मुख्तार थे, बल्कि हम सबके सरप्रस्त थे। अम्मा उन्हें बहुत समझाकर हार चुकी थी। उन्हें इस दिन की अच्छी तरह खबर थी, मगर क्या कर सकती थी। भाभी चली गई। घर की फिजा ऐसी खराब हो गई थी कि भैया और शबनम शादी करके हिल स्टेशन पर चले गए। इस बात को 7-8 साल गुजर गए। कुछ ठीक अंदाजा नहीं। हम सब अपने अपने घरों की हुई। अम्मा का इंतकाल हो गया। आशियाना उजड़ गया। भरा हुआ घर सुनसान हो गया। सब इधर उधर उड़ गए। 7-8 साल आंख झपकते ना जाने कहाँ गुम हो गए। कभी साल 2 साल में भैया की कोई खैर खबर मिल जाती। वो ज़्यादातर हिंदुस्तान से बाहर मुल्कों की चक फेरियों में उलझे रहे। मगर जब उनका खत आया कि वो मुंबई आ रहे हैं तो भूला बिसरा बचपन फिर से जाग उठा। भैया ट्रेन से उतरे तो हम दोनों बच्चों की तरह लिपट गए। शबनम मुझे कहीं नजर न आई। उनका सामान उतर रहा था। जैसे ही भैया से उसकी खैरियत पूछने को मुड़ी, धप से एक वजनी हाथ मेरे पीठ पर पड़ा और कई मन का गर्म गर्म गोश्त का पहाड़ मुझसे लिपट गया। भाभी, मैंने प्लेटफॉर्म से नीचे गिरने से बचने के लिए खिड़की में झूल कर कहा। जिंदगी में मैंने शबनम को कभी भाभी ना कहा था। वो लगती भी तो शबनम ही थी, लेकिन आज मेरे मुंह से बेइख्तियार भाभी निकल गया। शबनम की फुआर उन चंद सालों में गोश्त और पोस्त का लोंदा बन गई थी। मैंने भैया की तरफ देखा। वो वैसे ही दराज कद और छरहरे थे। 1 तोला गोश्त ना इधर ना उधर। जब भैया ने शबनम से शादी की तो सभी ने कहा था शबनम आज़ाद लड़की है, पक्की उम्र की है। भाभी तो शहजाद को हमेशा भाभी ही कहा। हाँ, शहजाद भोली और कमसिन थी, भैया के काबू में आ गई। मगर ये नागिन इन्हें डसकर बेसुध कर देगी, इन्हें मजा चखाएगी। वो भाभी की तरह कभी नहीं होगी। मगर मजा तो लहरों को सिर्फ चट्टान ही चखा सकती है।
बच्चे बोर्डिंग में हैं, छुट्टी नहीं थी उनकी। शबनम ने खट्टी डकारें भरी सांस मेरी गर्दन पर छोड़कर कहा, और मैं हैरत से उस गोश्त के ढेर में उस शबनम को, उस फुहार को ढूंढ रही थी जिसने शहजाद के प्यार की आग को बुझाकर भैया के कलेजे में एक नई आग लगा दी थी। मगर ये क्या, उस आग में भस्म हो जाने से भैया तो और भी सच्चे सोने की तरह तपकर निखर आए थे, और आग खुद अपनी तपिश में भस्म होकर राख का ढेर बन गई थी। भाभी तो मक्खन का ढेर थी, मगर शबनम वो तो झुलसी हुई टसलाइली राख थी। उसका सांवला कुंदनी रंग मरी हुई छिपकली के पेट की तरह जर्द हो चुका था। वो शरबत घुली हुई आंखें गंदली और बेरौनक हो गई। पतली नागिन जैसी लचकती हुई कमर कहीं दूर दूर तक पता ना था। वो मुस्तकिल तौर पर हामला मालूम होती थी। वो नाजुक नाजुक लचकीली शाखें जैसी बाहें मुगदर की तरह हो गई थी। उसके चेहरे पर पहले से भी ज़्यादा पाउडर थोपा हुआ था। आंखें मस्करा से लिचड़ी हुई थी। भवें शायद गलती से ज़्यादा नुच गई थी, तभी इतनी गहरी पेंसिल घिसनी पड़ी थी। भैया रीड्स में ठहरे थे। रात को डिनर पर हम सब वहाँ पहुँच गए। कैबरा अपने पूरे शबाब पर था। मिस्री हसीना अपनी छाती जैसे पेट को मरोड़िया दे रही थी। उसके कूल्हे दायरों में लचक रहे थे। सुडौल मरमरी बाजू हवा में थरथरा रहे थे। बारीक शिफॉन में से उसकी रुपहली टांगें हाथी दांत के तराशे हुए स्तनों जैसे की तरह फड़क रही थी। भैया की भूखी आंखें उसके जिस्म और बिच्छू की तरह रेंग रही थी। भाभी, जो कभी शबनम थी, मिस्री रक्कासा की तरह लहराई हुई बिजली थी, जो एक दिन भैया के होशोहवास पर गिरी थी, आज रेत के ढेर की तरह भसकी बैठी थी। उसके मोटे मोटे गाल खून की कमी और मुस्तकिल स्थायी बदहजमी से पीलेपन की ओर अग्रसर हो रहे थे। नियॉन लाइट्स की रोशनी में उसका रंग देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे किसी अनजाने नाग ने डस लिया हो। 5 बच्चों की माँ शबनम, जो अब भाभी बन चुकी थी, सहमी सहमी नजरों से उस कैबरे डांसर को देख रही थी और तेजी से भुना हुआ मुर्ग हड़प कर रही थी। ऑर्केस्ट्रा ने एक भरपूर सांस खींची। साज कर रहा है, ड्रम का दिल गूंज उठा और मिस्री रक्कासा की कमर ने आखिरी झकोले लिए निढाल होकर मरमरी फर्श पर फैल गई। हॉल तालियों से गूंज रहा था। शबनम की आंखें भैया को ढूंढ रही थी। बहरा तरो ताजा रसभरी और क्रीम का जग ले आया। बेख्याली में शबनम ने प्याला रसभरियों में भर लिया। उसके हाथ लरज रहे थे। आंखें चोट खाई हुई हिरनियों की तरह परेशान चौकड़ियां भर रही थी। भीड़ भाड़ से दूर हल्की अंधेरी बालकनी में भैया खड़े मिस्री रक्कासा का सिगरेट सुलगा रहे थे। उनकी रस्मई निगाहें रक्कासा की नशीली आंखों से उलझ रही थी। शबनम का उड़ा हुआ रंग और वो एक उबड़ खाबड़ पहाड़ की तरह गुमसुम बैठी थी। शबनम को अपनी तरफ तकता हुआ देखकर भैया रक्कासा का बाजू थामे अपनी मेज पर लौट आए और हमारा तारुफ कराया। मेरी बहन, उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। रक्कासा ने लचक कर मेरे वजूद को मान लिया। मेरी बेगम, उन्होंने ड्रामाई अंदाज में कहा, जैसे कोई मैदान जंग में खाया हुआ जख्म किसी को दिखा करता हो। रक्कासा स्तब्ध रह गई, जैसे उनकी जीवन संगनी को नहीं, खुद उनकी लाश को खून में लथपथ देख लिया। वो भयभीत होकर शबनम को घूरने लगी। फिर उसने अपने कलेजे की सारी ममता अपनी आंखों में समेटकर भैया को देखा। उसकी एक नज़र में लाखों फसाने पोशीदा थे। उफ, ये हिंदुस्तान, जहाँ जहालत से कैसी कैसी प्यारी हस्तियाँ रस्मों रिवाज पर कुर्बान की जाती हैं। काबिले परिस्त है वो लोग और काबिले रहम हैं जो ऐसी सजाएं भुगतते हैं। मेरी शबनम भाभी ने रक्कासा की निगाहों में ये सब पढ़ लिया। उसके हाथ कांपने लगे। परेशानी में छुपाने के लिए उन्होंने क्रीम का जग उठाकर रसबिरियों पर उड़ेल दिया और जुट गई। प्यारे भैया, हैंडसम मजलूम सूरज देवता की तरह हसीन और रोमांटिक, शहद भरी आंखों वाले भैया चट्टान की तरह अटल, एक अमर शहीद का रूप सजाए बैठे मुस्कुरा रहे थे। एक लहर चूर चूर उनके कदमों में पड़ी दम तोड़ रही थी और दूसरी नई नवेली लचकती हुई लहर उनकी पथरीली बाहों में समाने के लिए बेचैन और बरकरार थी।